बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक के टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव्ड अराउंड ए चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी, द वर्क डन इज़। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क का फार्मूला आता है W = Q डेल्टा V, और यहाँ पे डेल्टा V होता है डैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स VA माइनस VB या VB माइनस VA कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चार्ज जो है सेंटर पे है Q, जितने डिस्टेंस पर A है उतने ही डिस्टेंस पर B होगा। इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल A पर होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, V पर होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने की वजह से वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज़ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। किसी भी बॉडी पे चार्ज फाइंड करना हो तो फार्मूला होता है Q = ±NE। अब मिनिमम चार्ज पूछा गया तो n की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे आप 1। n की मिनिमम वैल्यू 1, वैसे तो 1 2 3 अप टू सो ऑन होती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू 1 होती है। तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा ±E, और यहाँ से प्लस माइनस E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप यहाँ पे प्लस माइनस ऑप्शन को, प्लस माइनस नहीं है तो अल्फ़ा ऑप्शन चूज़ करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आइसोलेटेड चार्ज पॉइंट पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड with magnitude E at a point 2 meter away. At a point 1 meter from the particle, the magnitude of field is. As we know that electric field का फार्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इट मीन्स अगर आप डिस्टेंस हाफ करोगे तो उसका स्क्वायर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं डिस्टेंस पहले 2 मीटर था, अब कितना हो गया 1 मीटर, मतलब डिस्टेंस हाफ कर दिया है। तो पहले हाफ का स्क्वायर ले लें, फिर उसका इन्वर्स कर दें, जैसे बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन। तो इन्वर्स करेंगे तो पहले हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर इन्वर्स ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड द फोर्स विल बिकम। अब आप जानते हैं फोर्स का फार्मूला होता है Q1 Q2/r²। अब Q1 डैश कह लें, जो न्यू वैल्यू है वो 2Q1 है, और जो Q2 प्राइम है न्यू चार्ज की वैल्यू वो भी 2Q2 है। तो यहाँ पे जो न्यू फोर्स आ जाएगी वो आप पुट करेंगे K2Q1 × 2Q2/r²। तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 4KQ1 Q2/r²। तो इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स बढ़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही डेफिनेशन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डेफिनेशन है बेटा, इसलिए बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। एक बात याद रख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ओनली बी डिफ्लेक्ट। एक मैं यहाँ पे फार्मूला भी हम जो पीछे लिखा दोबारा लिख देता हूँ मैं। हमारे पास फार्मूला होता है E = F/Q, और यहाँ से F लगाएंगे तो क्या आ जाएगा QE। फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगी, ओनली चार्ज पार्टिकल Q। अब न्यूट्रॉन्स का भी Q0 होता है, यानी न्यूट्रॉन्स पे भी चार्ज नहीं होता, गैमा रेस पे भी चार्ज 0 होता है, एक्स रेस पे भी चार्ज क्या होता है 0 होता है। तो सब पे चार्ज 0 है तो फोर्स क्या होगी 0, तो कोई किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ही डिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको फोर्स लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पॉजिटिव चार्ज इज़ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, in which of the direction shown must the charge be moved in order to gain electric potential energy। जैसा कि हमें अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएं तो हमारी
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज को, याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाएंगे, जब भी अगेंस्ट ई, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो इंक्रीज़ करेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाएंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये नहीं, नेगेटिव में आपने उल्टा याद रखना है, पॉजिटिव में बस याद रखें जब भी पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। अब हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए हमें इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डेल्टा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के फार्मूलाज और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के फार्मूलाज दो डिफरेंट, समझ लें, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यानी कि जो रिलेशंस पैरेलल रजिस्टर्स के लिए लगते हैं उसका उल्टा सीरीज़ में आगे लगेगा कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ पे पैरेलल में क्या करते हैं, अगर पैरेलल में अगर CP कह देते तो हम पैरेलल में, तो आपने करना क्या है, सिंपल ऐड कर देते हैं। जबकि रजिस्टर्स में हम ऐसा नहीं करते, रजिस्टर में रेसिप्रोकल ऐड किया करते हैं। तो पैरेलल कैपेसिटर हों तो सिंपल उनको ऐड कर दिया जाता है। तो 2 माइक्रोफैरड, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, ये 4 माइक्रोफैरड, जो कि राइट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ ए चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी इज W। इफ़ द चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q द स्टोर्ड एनर्जी विल बी। एनर्जी के हमारे पास बहुत सारे रिलेशन है। एक फार्मूला होता है 1/2QV, एक फार्मूला होता है 1/2CV², और एक फार्मूला होता है 1/2Q²/C। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन हम यूज़ करेंगे। एक बात देखिए, याद रखिएगा, Q = CV का फार्मूला जो होता है, अगर आप Q का और V का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन C यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, C = कांस्टेंट। तो अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसलिए आप कोई ऐसा रिलेशन यूज़ करें जिसमें चार्ज के अलावा फैक्टर कांस्टेंट आए। अब यहाँ पे देखें, चार्ज को डबल किया, इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर C है जो लास्ट में लिखा हुआ है, U = 1/2Q²/C वाला फार्मूला, इसमें C तो क्या है, कांस्टेंट है, और U का चार्ज के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। चार्ज डबल करोगे एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, जो कि डेल्टा ऑप्शन बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 सिमिलर चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड इन एयर 1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद फोर्स। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है K/Q1/Q2/R²। अब यहाँ पे डाटा गिवन है कि Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, और वो कितनी है, 1 कूलम है। डिस्टेंस भी कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, F = सीधा K आ जाएगा। Q1 Q2 R की वैल्यू तो 1 है, और K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ और ये आंसर आ जाएगा न्यूटन में, जो कि अल्फा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ वेयर V along y एक्सिस एंड R along x एक्सिस। यहाँ पे एक फार्मूला आप याद रखें ज़रा कि वोल्टेज का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे V का और R का आपस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स। तो ग्राफ क्या बनेगा, इन्वर्स। और इन्वर्स वाला ग्राफ कौन सा होता है, जो डेल्टा में बना हुआ है वही इन्वर्स ग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैपेसिटर C हैज़ ए चार्ज Q, द एक्चुअल चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स आर। पहली बात तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज नेगेटिव प्लेट पर भी होता है। अगर इस पर +Q चार्ज है तो अंडरस्टूड सी बात है कि दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज होगा, -Q चार्ज होगा। यहाँ पे माइनस बना भी देता हूँ, ये माइनस चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल कैपेसिटर हमेशा न्यूट्रल होता है। ओवरऑल जो कैपेसिटर होता है हम कहते हैं वो न्यूट्रल है। ओवरऑल कैपेसिटर इज़
न्यूट्रल। लेकिन जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर में स्टोर नहीं होता, कैपेसिटर की प्लेट्स में स्टोर होता है। प्लेट्स न्यूट्रल नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल है ये, क्योंकि जब हम कैपेसिटर कहते हैं तो इसका मतलब हम दोनों प्लेट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंगल प्लेट की बात करेंगे तो सिंगल प्लेट न्यूट्रल नहीं है। लेकिन ये देखें हम लिखा हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू, हम इसको कहते यही है कि कैपेसिटर पे क्यू चार्ज है। क्यू का मतलब है कि इस प्लस भी होगा और एक प्लेट पे इतना ही प्लस होगा और एक प्लेट पे इतना ही क्या होगा, माइनस होगा। तो हम कह देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अल्फ़ा, यानी एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू, एक प्लेट पे नेगेटिव क्यू। लेकिन इसे सिंपली क्यू लिखते हैं कि कैपेसिटर पे क्यू चार्ज है, सो अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई वोल्ट पर मीटर इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज़। आपको फार्मूला पता है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया हुआ, आप बुक से भी देख सकते हैं, आपके नोट्स में भी अवेलेबल होगा। वो फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। अब यहाँ पे जो ई आर है इसे बेसिकली उसने कहा हुआ के है ये, और यही बेसिकली क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ पे के है, तो ई आर की जगह पर के लिख देंगे तो आपके पास बीटा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ए गोल्ड न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द symbol taking E as a elementary charge and E naught as the permittivity of free space. What is the electric field strength at the surface of the isolated gold nucleus? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। इसे यूँ भी लिखा जा सकता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब Q किसके बराबर होता है, Q होता है NE ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एज़ यू नो डैट के किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही वो न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए वो ओवरऑल न्यूट्रल कहलाता है। अब पहली बात तो ये गोल्ड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स की तादाद ही बेसिकली इसके चार्ज का फ़ैसला करती है। तो प्रोटॉन्स की तादाद कैसे पता चलेगी, जो नीचे वाला नंबर होता है ये बेसिकली इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बताता है। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 79। हम लिखेंगे 79 ई लिख देंगे यहाँ पर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि चार्ली ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय। अभी मैंने ऊपर फार्मूलाज लिखे एनर्जी के 3 फार्मूलाज, उसमें से ये वाला फार्मूला नहीं होता, बाकी अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा तीनों फार्मूलाज ठीक हैं, बीटा वाला फार्मूला गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज़ इंक्रीज्ड इट्स पोटेंशियल विल। हम जानते हैं कि C इज़ इक्वल टू Q ओवर V होता है, और हम ये भी जानते हैं कि C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D होता है। अब जो फैक्टर बताए गए हैं उन फैक्टर्स के अलावा बाकी तमाम फैक्टर्स को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अब ये प्लेट्स हैं, फ़र्ज़ कर लें कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट होगी, एक ये प्लेट होगी। अब इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो D होता है। अब D को कहते हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं आप, इंक्रीज़ किया जा रहा है। आप देखें यहाँ से अगर D को इंक्रीज़ करेंगे तो C की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर C कम करोगे तो V क्या हो जाएगा, ज़्यादा। चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट को दूर ले जाने से या करीब लेके आने से चार्ज की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बनेगा इसका। 17 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज़ इक्वल टू। अब फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू NE इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं तो N कर लेंगे, क्या आ जाएगा, Q ओवर E आ जाएगा ये। अब Q की वैल्यू है 1 कूलम है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। इसको डिवाइड कर लें बेटा, आपका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा। इसके बाद 18 वाला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ER फॉर डाइलेक्ट्रिक इज़ ऑलवेज।
पहली बात तो ई आर की वैल्यू 1 होती है अगर वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो। ई आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है कोई भी इंसुलेटर हो, और ई आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है अगर कोई भी कंडक्टर या मेटल हो जाए। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ऐसा मीडियम होता है जिसकी पोलराइजेशन हो सके। अब पोलराइजेशन क्या होती है वो आप लोग एफएससी में पढ़ चुके होंगे, चैप्टर 12 में जब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। तो जो इंसुलेटर होता है बेसिकली यही आमतौर पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। तो हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर है, उसकी वैल्यू लार्जर देन यूनिट यानी 1 से बड़ी ही होती है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। A charge of 0.10 coulomb accelerated through a potential difference of 1000 volt acquires kinetic energy। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि बेशक पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए या बेशक काइनेटिक एनर्जी, यू कह लें या काइनेटिक एनर्जी कह लें, यू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है तो ये फार्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। अब क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.10 कूलम है और डेल्टा वी की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 1000। तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कूलम में है, वोल्टेज वी वोल्ट में है, तो जूल में आंसर गिवन होगा। लेकिन अगर आपको चार्ज की वैल्यू लिखी हो कि जी 10 इलेक्ट्रॉन है या कोई भी n इलेक्ट्रॉन है तो फिर आपका आंसर हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, ख्याल रखिएगा। लेकिन फ़िलहाल चार्ज कूलम में गिवन है और वोल्टेज वोल्ट में गिवन है तो आपका आंसर जॉल में ही आएगा, जो कि 100 जॉल बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कैपेसिटर इज़ ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर। एज वी नो डैट के कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनमें एक गैप होता है, एक सेपरेशन होती है, ये प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। अब चार्ज इसके ऊपर आके स्टोर हो जाता है लेकिन मूव नहीं कर सकता, फ्लो नहीं कर सकता। बैटरी से आएगा, स्टोर हो जाएगा आके, बैटरी इसको चार्ज को स्टोर करवाएगी इसके अंदर, लेकिन चार्ज कैपेसिटर के अंदर से फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कैपेसिटर का जो डीसी है वो करंट के लिए इंसुलेटर है। अब इसको ऑल्टरनेटिव करंट के लिए क्यों नहीं, अभी इसको मैं मैथमेटिकली बताऊंगा। आप लोगों ने चैप्टर 16 में बेसिकली इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, चैप्टर 12 में इसका फार्मूला तो कोई नहीं है। फार्मूला पढ़ा था एक्स सी इज़ इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। अब ये क्वेश्चन तो चैप्टर 12 में कैपेसिटर, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो चैप्टर 16 में आएगा फार्मूला। याद रखिएगा डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। इसका मतलब है एक्स सी की वैल्यू क्या आएगी? 1/0 हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। और जो एसी करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती। जब एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 नहीं होती, इसका मतलब है कि एक्सी का आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी से कम ही आएगा। एक बात याद रखिएगा, एक्सी बेसिकली क्या है? एक्सी बेसिकली ऑपोजिशन है जो कैपेसिटर ने ऑफ़र करनी है, ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन इन्फिनिटी है तो हम कह सकते हैं वो क्या चीज़ है? इंसुलेटर, यानी फ़्लो नहीं करने दे रहा। और अगर ऑपोजिशन थोड़ी है मतलब तो हम इसे एज ए कंडक्टर बिहेव करेंगे। इन्फिनिटी से कम होगी तो हम इसे कंडक्टर बोलेंगे। 0 से ज़्यादा 0 हो तो फिर तो बड़ा ही परफेक्ट कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बहरहाल यहाँ पे मैथमेटिकली भी प्रूफ हो जाता है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को इन्फिनाइट अपोज करता है, मींस इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है इन चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिजाइड्स इन। यहाँ पे दो बातें पूछी जा सकती हैं। एक बात जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई है, दूसरी आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि कैपेसिटर का चार्ज कहाँ पे स्टोर होता है? तो कैपेसिटर का चार्ज प्लेट्स पर स्टोर होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। कैपेसिटर का चार्ज प्लेट्स पर स्टोर होता है, लेकिन कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जारी बात है प्लेट्स के दरमियान में होती है। और अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के दरमियान में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहीं पर होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम कहेंगे कि जो चार्ज है वो ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे स्टोर होता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो बिटवीन द प्लेट्स इनसाइड द कैपेसिटर। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन, इनसाइड द कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 22 है ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड मिडवे टू पैरेलल metallic plates 0.2 meter apart. The plates are connected to a 40 volt battery. What is the force on the charge? फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे, फोर्स होती है QE। अब E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको जाएगा E इज इक्वल टू V/D जो अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पड़ा हुआ है। चार्ज की वैल्यू 2 है, वोल्टेज की वैल्यू 40 है और D की वैल्यू 0.2 है। तो आपका सॉल्व कर लें 400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 2 चार्जेस ऑफ 1 नैनोकूलम एंड 4 नैनोकूलम आर प्लेस्ड 1/2 मीटर अपार्ट। द रेशियो ऑफ द कूलम फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द 2 चार्जेस इज। अगर फर्ज कर लें एक चार्ज है 1 नैनोकूलम का, पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज 4 नैनोकूलम का भी पॉजिटिव है, तो 4 नैनोकूलम ने इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाई, 1 नैनोकूलम ने फोर्स के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाई। तो ये वाली फोर्स अगर F1 कह ली जाए, ये वाली फोर्स F2 कह ली जाए, तो याद रखिए कि बेटा F1 हमेशा F2 के इक्वल होगी, लेकिन वेक्टर वगैरह लेंगे तो ऑपोजिट होगी। तो फ़िलहाल डायरेक्शन से हमें गर्ज नहीं है, फ़िलहाल हमें गर्ज है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से F1/F2 जो होगा रेशो बनेगी वो 1:1 आएगी। ये इसी तरह से है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेंगे अगर सिमिलर चार्जेस हैं। तो अगर ऑपोजिट चार्ज हैं फिर इक्वल होगी, लेकिन ऑपोजिट नहीं होगी, वो सेम हो सकती है। ऑपोजिट चार्ज, सॉरी गलत बोल गया मैं, इक्वल चार्जेस बेशक पॉजिटिव सिमिलर हो, बेशक ऑपोजिट हो, उनकी फोर्सेस हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट ही रहती है। द डायग्राम शोज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V with the distance D along a straight line in a particular electric field. At which point is the magnitude of E electric field greatest? देखिए ग्राफ से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया है, ग्राफ से रिलेटेड सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक ग्राफ की नीचे वाला एरिया और एक ग्राफ की स्लोप। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू V/D। और इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इस ग्राफ की स्लोप का फार्मूला सिंपली क्या होता है, y/x या डेल्टा y/डेल्टा x। इसके y एक्सिस पर v है, x एक्सिस पर क्या है, d है। इसका मतलब v/d बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, स्लोप आ रही है। स्लोप कहते हैं ढलवान को, ढलवान, स्लाइड। अब जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आप कहेंगे स्लोप कैसे ज़्यादा होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी? भाई सीधी सी बात है, आप बचपन में एक स्लाइड लिया करते थे जिसे पंजाबी में कड़ीसी भी बोलते थे, है कि किसी लेने चले। हम तो भाई बचपन में पंजाबी बोलते थे, पंजाबी माहौल में रहते थे, हम कहते थे आओ किसियाँ लेने चले हैं। तो जी आज भी हम किसी ले के देखते हैं, तो किसी खैर उर्दू में हम इससे स्लाइड क्या, उर्दू में स्लाइड नहीं कहते, सॉरी, ये मैं आज क्या हो गया मुझे, मैं उर्दू इंग्लिश पंजाबी मिक्स करी जा रहा हूँ। तो ये जो ढलान है, ढलान ये बेसिकली स्लोप होती है, यानी किसी है। तो आप अगर ABCD पे किसी लें, स्लाइड करें, तो सबसे ज़्यादा स्लाइड किस पे करेंगे? आप D पर बैठेंगे तो स्लाइड होगा नहीं, वो तो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। मतलब D की स्लोप सबसे कम है। आप गौर कर सकते हैं कि C पर सबसे ज़्यादा स्लाइड है, आप बैठेंगे फिसल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा किसी किस पे लगेगी आपको, C पर। तो आपकी आंसर क्या आ जाएगा, C, क्योंकि C पे किसी यानी स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो ये किसी का वर्ड कितना मज़े का है, बोल बोल के इंसान खुद ही हंसी आ जाती है। तो स्लोप C पर ज़्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे ज़्यादा होगी, C पर ही ज़्यादा होगी। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली।
25 है, एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स द रीजन इन एन evacuated ट्यूब इन विच देयर इज a uniform electric field directed as shown in the diagram. Which of the following is a possible path of the beam? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, तभी तो चार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन जारी बात है नेगेटिव की तरफ जाएगा कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ने जाना है पॉजिटिव की तरफ, इधर को जाना है ऊपर को अट्रैक्शन की वजह से, इसलिए वो एक्स पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ चला जाएगा। कर्व लाइन फ्रॉम एक्स टू पी इज राइट ऑप्शन अल्फा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। A cloud is at a potential of 10 raised to power 6 volt relative to the ground. A charge of 6 coulomb is transferred in a lightning strike between the cloud and the earth. The energy dissipated. Energy का फार्मूला क्या होता है? U is equal to Q delta V. ये U is equal to Q delta V. अब Q की वैल्यू है 6 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 की पावर 6, तो आ गया 6 इंटू 10 की पावर 6 जाउल। इज द राइट ऑप्शन चार्ली। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R इज इक्वल टू 4I प्लस 3J मीटर कॉज्ड बाई ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये बेटा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और ये आपका बुक न्यूमेरिकल भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में आंसर गिवन है और वेक्टर फॉर्म में पूछा भी गया है। फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर हैट। अब आर हैट यानी एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर लिखते हैं आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसे लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर, यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर और यहाँ पे नीचे एक आर आएगा, ये वाला आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। के क्यू आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। पहले आपको आर की निकालनी पड़ेगी मैग्नीट्यूड। आर फॉर्मूला होगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये निकाल लें, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे पुट कर दें E की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में। अब वैल्यूज पुट कर लें, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻⁶, R की वैल्यू नीचे क्या है 5, तो ये का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। यहाँ पे एंड पे पुटना R वेक्टर, तो R वेक्टर को 4I प्लस 3J। तो यहाँ पे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा। उसको फिर आप 4I से मल्टीप्लाई करेंगे, 3J से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है द लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 4 मिलीमीटर। द लोअर प्लेट इज एट ए पोटेंशियल ऑफ -6 वोल्ट। व्हाट पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड to the upper plate to create an electric field of strength 4000 volt per meter upward in the space between the plates। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लेके जानी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लेके जानी है तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले बताएं डायरेक्शन क्या होती है। एक हम डायरेक्शन याद की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, एक ये डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन ये है कि हाई वोल्टेज से हाई टू लो पोटेंशियल होती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लेके जानी है, इसका मतलब ऊपर क्या होना चाहिए लो, नीचे क्या होना चाहिए हाई। अब नेगेटिव नंबर में जितना छोटा होता है बेसिकली उतने बड़ा हो जाता है, ये आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा -6 बड़ा है या -7 बड़ा है तो आप कहेंगे -6 बड़ा है
-7 छोटा है, नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही छोटा हो जाएगा वो। अब ऊपर वाला लो मतलब -6 से छोटा नंबर कौन सा होगा? -7, -8, -9, -10, ये सारे ऊपर नंबर। ऑप्शन में देखें ज़रा कौन कौन सा, यहाँ तो चार्ली बनता है, यहाँ डेल्टा बनता है, यहाँ चार्ली, यहाँ डेल्टा, दोनों लो हैं, इसका मतलब यहाँ तो चार्ली लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। अब फार्मूला आता है E = डेल्टा V ओवर डेल्टा R, तो डेल्टा V किसके बराबर आएगा? -E डेल्टा R। सॉल्व करेंगे डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा बेटा आपका। माइनस E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है आपने 4000 और डिफरेंस कितना है? 4 मिलीमीटर का, तो 4 × 10⁻³ कितना आ जाएगा? ये 3 0 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -16 वोल्ट। अब डेल्टा V का मतलब क्या होता है? डेल्टा V का मतलब होता है, अगर इसे पॉइंट B कह लें, इसे पॉइंट A कह लें, ये होगा VB - VA। अगर ऊपर प्लेट B है तो VB - VA = क्या आ जाएगा? -16। अब आपको निकालना क्या है? VB निकालना है, तो जाके क्या हो जाएगा? VA, VB यहाँ से क्या निकलेगा? VB निकल आएगा -16 + VA। अब VA की वैल्यू यानी पोटेंशियल A का कितना है? -6 है, तो कितना होगा? -22 आ गया, जो कि डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 29 है, चार्ज स्फीयर हैज़ बोथ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, द डायग्राम रिप्रेजेंट द फील्ड अराउंड सच स्फीयर, विच कुड दिस डायग्राम रिप्रेजेंट? पहली बात तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा टूवर्ड द सेंटर होती है, अंदर की तरफ इनवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड भी हो सकती है, इनवर्ड भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या होती है? इनवर्ड होती है। अब ये जो फील्ड है ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो सकती, तो बीटा इज राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज 2 चार्ज्ड हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स X and Z. The magnitude of charges on the plates are equal between the plates suspended at stationary in the uniform electric field. Is a charge sphere Y, what could be the sign of charges on the 3 components? पहली बात तो ये Y नीचे गिरेगा अपने वेट की वजह से mg। इसको रोकने के लिए हमें रिपल्सिव ऊपर की तरफ फोर्स लगाने, रिपेल करना पड़ेगा ताकि रुक जाए। यहाँ पे रोकने के लिए शर्त है कि Y का, अगर Y पे पॉजिटिव चार्ज है तो Z पे भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर Y पर नेगेटिव है, हमें नहीं पता Y पे कौन सा चार्ज है, अगर Y पर नेगेटिव चार्ज है तो Z पे भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। यानी Y का और Z का चार्ज सिमिलर होना चाहिए, तभी तो Z Y को रोक सकेगा, रिपेल कर सकेगा। लेकिन जो X का चार्ज है वो उसने खुद कह दिया कि X और Z आपस में अपोजिट हैं। अगर हम Z को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो X नेगेटिव होगा, और अगर Z को नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो X क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हैं Z नेगेटिव है तो Y नेगेटिव होगा, लेकिन X क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं ब्लैक वाला करता हूँ कलर, अगर हम Z को पॉजिटिव माने तो Y पॉजिटिव होगा, फिर X क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी Z का और X का चार्ज अपोजिट है, क्योंकि 2 डिफरेंट चार्ज प्लेट्स हैं ये। लेकिन Y का और Z का चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। अब ऑप्शन में देख लें जिसमें ये ऑप्शन आए, मैंने 2 कलर चूज़ किए हैं, रेड वाला और पर्पल वाला। तो X नेगेटिव, Y पॉजिटिव, Z पॉजिटिव के बीटा ऑप्शन में मिल रहा है। लेकिन X पॉजिटिव, Y नेगेटिव और Z भी नेगेटिव, वो ये ऑप्शन में नहीं है, सो हम बीटा ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। तो ये था बेटा आपका टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।